हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। वी हैव फर्स्ट सीक्वेंस, हम पहले सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, देन आफ्टर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इवन दो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में ही आएगा, बट हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दैट इज convergence of sequence, and then we will discuss about convergence of series. Okay, so हमारे पास ये होगा, और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में ही हमारे पास कुछ टेस्ट आते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ओके, सो दीज आर द टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवरिंग द टॉपिक सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, और अगर कवर हो पाया विद इन इनफ टाइम हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद सीक्वेंस। पहले सीक्वेंस क्या है, तो वी डिफाइन सीक्वेंस लाइक a sequence is a succession of numbers or terms in a definite order formed according to some definite rule. So हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जो कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम कह सकते हैं, बट जो कलेक्शन है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, राइट। हम ऑर्डर उसका चेंज नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास कलेक्शन है 2, 4, 6, 8। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है एंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन। ओके, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फॉर्म यूज करते हैं जिसमें एन रिप्रेजेंट द nth टर्म। ओके, सो ये सीक्वेंस है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, सपोज 2, 6, 4, देन इट वॉन्ट बी करेक्ट, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है इट मस्ट बी डेफिनेट। और इसके लिए हमें, अगर हम ये ऑर्डर लेते हैं तो कोई रूल पता करना होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। सो अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं देन इट इज इनकरेक्ट। ओके, सो सीक्वेंस में हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए जिसके साथ हम ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके, एंड किसी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है। अब हाउ डू वी डिनोट दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ए एन टर्म का, और इट कुड बी एनी वेरिएबल ए, यू एन, वी एन। ओके, सो इसमें जो n होता है ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके लिए हम लाइक इन जनरल इसे कैसे लिखते हैं, वी हैव a1, a2, a3 सो ऑन टिल an। ये हमारी होती है सीक्वेंस। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द nth टर्म। ओके, सो अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, बट अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन द सीक्वेंस इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास है a1, a2, a3 सो ऑन टिल an, एंड इसके बाद भी ये आगे तक जाएगा। और an के बाद हम क्या लिख सकते हैं, an+1, an+2 एंड सो ऑन। सो ये हमारी हो जाती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सो जो अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्म लिखी थी दिस वन, इसी को हम एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं। हमने रिप्रेजेंट करा सीक्वेंस को बाय ए एन इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए एन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन। ओके, और अगर इनफिनिट सीक्वेंस है देन n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, सो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। अब जैसा कि हमने कहा डेफिनेशन से कि जो सीक्वेंस है इसमें डेफिनेट ऑर्डर होता है और एक डेफिनेट रूल होता है। सो ऑर्डर तो हमें पता चल गया 2, 4, 6, 8 ये ऐसे ही फॉलो करेगा, बट इसमें रूल क्या है। अब इसको अगर हम नोटिस करें, सो दिस इज एन इवन नंबर, or we can say multiple of 2, right? This is 2, then multiple of 2, 4, 6, 8 and so on.
सो हमारे पास क्या फॉर्मेशन है, ये 2 मल्टीप्लाई n की, सो an इज 2n। सो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेट रूल हो गया। यूजिंग दिस रूल हमारे पास ये सीक्वेंस फॉर्मेशन हुई। सो इसमें पहली टर्म क्या होगी, a1 इज 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, a2 is 2 multiply 2 that is 4, a3 is 2 multiply 3 that is 6 and so on। और इसके हम ऑर्डर को आगे पीछे नहीं लिख सकते, जो पहले फर्स्ट टर्म है पहले वही आएगी, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन nth टर्म, और अगर ये इन्फिनिट सीक्वेंस है देन n plus 1 टर्म दैट इज 2n plus 1 and so on। ओके, सो ये हमारी हो गई सीक्वेंस फॉर्मेशन। अब सीक्वेंस में हमारे पास कुछ सीक्वेंस के टाइप होते हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मेशंस होती हैं सीक्वेंस की जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस। सो इन जनरल बाउंडेड का क्या मतलब है कि देर इज समथिंग इन बिटवीन एंड इट इज बाउंडेड बाय सम एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऐसा कुछ चीजें हम देख सकते हैं। सो जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, सो सीक्वेंस हमारा एक फॉर्मेशन हो रहा है कुछ नंबर्स का, सो लाइक इट इज a1 a2 a3 so on till an, राइट। सो ये जो सीक्वेंस होती है ये जब बाउंडेड होगी जब इसमें हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से बड़ा होगा और किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा। ओके, सो इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, एग्जांपल से अगर हम ले 1 by n, ओके, ये हमारी सीक्वेंस है an 1 by n। सो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, दिस इज 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म हो गई 1, सेकेंड टर्म के लिए 1 by 2, थर्ड टर्म के लिए 1 by 3 एंड सो ऑन। अब ये जो एलिमेंट्स हैं 1 1 by 2 1 by 3, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1 1 सबसे बड़ा एलिमेंट, राइट। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, 1 में से हर मतलब 1 डिवाइड हो रहा है बाय डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि हर एक एलिमेंट 1 से छोटा आने वाला है, राइट। सो जो सीक्वेंस है an, ये इन्फिनिट सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं, मोस्टली हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस ही होती है। सो सीक्वेंस हमारे पास इन्फिनिट है और हमारे पास an है। अब ये जो सीक्वेंस है लाइक an का मतलब है कंप्लीट सीक्वेंस। ओके, सो अब इसका हर एक एलिमेंट किससे छोटा है, 1 से, और इसमें एक एलिमेंट 1 के बराबर भी है, सो वी कैन यूज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या ये सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर है जिससे सभी एलिमेंट्स बड़े हों, हो सकता है। अगर हम इसको आगे देखें, हमारे पास 1 by 3 है, आगे 1 by 4 है, देन ये n बढ़ता जा रहा है 1 by 10 सो ऑन, 1 by n 1 by n plus 1 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। सो ये 0 के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है। ओके, सो इसमें हर एक एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, इवन दो ये 0 के बराबर नहीं है, बट विथ टाइम जब तक ये इन्फिनिटी तक रीच कर रहा है, लाइक डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तब ये 0 के क्लोजेस्ट जा रहा है, राइट। सो इसका हर एक एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, और हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं 1 by n की फॉर्म है, सपोज 1 by 2 ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, 1 by 10 ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। सपोज हमारे पास 1 by कोई बहुत बड़ा नंबर है, we can say 10 raised to the power 7 greater than 0 obviously. We can take any greater number in denominator, it is always gonna be greater than 0, right? So we can say that this sequence is bounded क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट किसी एक नंबर से बड़ा है और किसी एक नंबर से छोटा है। This implies an is bounded. Okay, so in general we can write a sequence is bounded if sequence an is less than equal to some number say capital M or greater than equal to some number say small m. Okay, so this is how we can define a bounded sequence. और ये हमारा था उसके लिए एग्जाम्पल। हमारे पास एक और काफी एग्जाम्पल है यूजफुल जो मोस्टली यूज होता है, एंड इट इज नोन टू, हमारे पास होता है -1 raised to the power n एंड दिस इज an.
सो सपोज दिस इज द सीक्वेंस ए एन जिसमें -1 रेज़ टू द पावर n है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ही चल रही है। ओके सो अभी जो सीक्वेंस है इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, हम कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारे पास है ये -1 रेज़ टू द पावर n और हमें पता है कि -1 रेज़ टू द पावर n जो होता है, अब -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो +1 हो जाता है, राइट। सो ये 1 कब होगा, व्हेन n इज इवन, और ये -1 कब होगा, व्हेन n इज ऑड, राइट। अगर इसे हम लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, -1 की पावर 1, दैट इज ये हमारी फर्स्ट टर्म है a1, -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगी, इट इज -1 की पावर 2 एंड ये क्या हो जाएगा, +1। ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा, -1 क्योंकि 3 इज ऑड, देन a4 इज इवन, देन इट इज 1। अब सिंस ऑर्डर इसका सेम रहेगा, ऑर्डर के साथ कोई चेंजेस नहीं है, सो पहली टर्म -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड -1, फोर्थ 1 एंड सो ऑन। सो ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाती है। ओके इसके बारे में वी विल डिस्कस। सो इसमें क्या हो रहा है, जो पूरी सीक्वेंस है इसमें -1 1 -1 1 यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके सो सीक्वेंस को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट -1 से बड़ा है, राइट, क्योंकि -1 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, राइट। सो सबसे छोटा एलिमेंट तो हो गया -1, ओके, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो गया, 1। सो वी कैन राइट दिस सीक्वेंस an इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 भी आ रहा है। क्या इस पूरे सीक्वेंस में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, नो, क्योंकि ये सिर्फ -1 की पावर n है और इसमें जो सिंगल एलिमेंट्स आ रहे हैं इट इज -1 एंड 1 ओनली। सो 1 से बड़ा तो कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे ये और बड़ा हो सकता है। सो जो सीक्वेंस है इसमें जो एलिमेंट्स हैं आर ग्रेटर देन -1, सभी एलिमेंट -1 से बड़े हैं। कोई ऐसा एलिमेंट है जो -1 से छोटा आ पाए, नो, राइट। So -1 is the lowest point and 1 is the greatest point. So sequence is bounded by -1 and 1. So this is a bounded sequence. Done? Now next we have is monotonic sequence. अब monotonic sequence होने का मतलब है कि या तो sequence increasing है या फिर decreasing. That is increasing sequence और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस इंक्रीजिंग कैसे होती है और डिक्रीजिंग कैसे होती है। इंक्रीजिंग का मतलब हमें पता है कि जो टर्म्स हैं वो विद टाइम बढ़ती जा रही है, ओके, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि हर एक टर्म कम होती जा रही है, ओके। सो इंक्रीजिंग का मतलब है इफ पहली टर्म मेरे पास 1 है तो दूसरी टर्म 1 से बड़ी होगी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो जो सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है, हर एक नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो इसको इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, जो a1 है इट इज लेस देन a2, जो a2 है इट इज लेस देन a3, मतलब जो पहली टर्म है वो दूसरी टर्म से छोटी है। ऐसे ही a3 इज लेस देन a4 एंड सो ऑन, राइट। सो इसको अगर हम इन जनरल लिखें देन an सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय an इज लेस देन an प्लस 1, ओके, और n कहां से कहां तक है, 1 टू इंफिनिटी। सो अगर n 1 होगा तो इसका मतलब है a1 इज लेस देन a1 प्लस 1, दैट इज a1 इज लेस देन a2, राइट। और अगर n 2 है इसका क्या मतलब है, a2 इज लेस देन a3 एंड सो ऑन, यही फॉर्म आ रही है। तो इसको इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होती है, व्हेन an इज लेस देन an प्लस 1 फॉर ऑल n। हर एक n की वैल्यू के लिए ये फॉर्म सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। n की कोई भी वैल्यू है जो प्रीवियस टर्म है वो करंट जो पहले वाली टर्म है उससे कम होनी चाहिए। सो nth प्लस 1 टर्म है इट इज ग्रेटर देन nth टर्म, ओके, जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी होनी चाहिए। सो ये हो गया इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग में अपोजिट होगा, राइट। जो पहली टर्म है
वो नेक्स्ट वाली टर्म से बड़ी होगी। जैसे कि वी हैव 1 अपॉन, इसको वी कैन राइट 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस अभी हमने डिस्कस करी थी। दिस इज 1/n सीक्वेंस, राइट। अब इस सीक्वेंस में जो 1 है इट इज ग्रेटर देन 1/2, जो 1/2 है इट इज ग्रेटर देन 1/3, जो पहली टर्म है a1 इट इज ग्रेटर देन a2, ऐसे ही a2 इज ग्रेटर देन a3 एंड सो ऑन। सभी टर्म हर एक आने वाली टर्म से बड़ी है। दैट मीन्स प्रीवियस टर्म इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट टर्म। सो इसको हम इन जनरल कैसे लिखेंगे, दैट an इज ग्रेटर देन an प्लस 1। ये जो नेक्स्ट टर्म है ये छोटी है प्रीवियस टर्म से। सो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ गई एंड दिस इज फॉर ऑल n। हर एक n के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो ये डिक्रीजिंग होगी। दैट मीन्स ये हर एक पॉइंट पर छोटी छोटी होती जा रही है, राइट। और इसमें इफ वी वांट नो 1/2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/3, और इसको हम ऐसे रिवर्स में देख सकते हैं। वी नो 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। सो इसका जब हम रिवर्स करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दैट इज 1/3 इज लेस देन 1/2। ओके, सो 1/3 दैट इज द थर्ड टर्म इज लेस देन सेकेंड टर्म विच इज 1/2। ओके, सो दिस इज हाउ we define decreasing sequence. So इसमें we have an is greater than an plus 1 for all n. Okay. Now इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। I mean ये वाला एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। सपोज हमें गिवन है an is equal to 1/n and it is an infinite sequence. Okay. So sequence जो होगी वो infinite ही होगी, that is n tends to infinity. Okay. सो अब इस सीक्वेंस में हमें पता लगाना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना होता है, an इज लेस देन an प्लस 1, और डिक्रीजिंग होने के लिए an इज ग्रेटर देन an प्लस 1। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हम ये भी याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। सो हमें इसके लिए an पता करना है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/n, दैट इज nth टर्म। Then इसके नेक्स्ट टर्म दैट इज an प्लस 1 टर्म इज 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। अब ये फॉर्म है। अब हमें ये जानना है कि इन दोनों सीक्वेंस के बीच में इनइक्वालिटी क्या है। सो वी हैव 1 अपॉन n प्लस 1 की फॉर्म। ओके, ये रिवर्स में, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें n प्लस 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, राइट। जो n प्लस 1 होगा वो ग्रेटर देन n होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 2 होगा, अगर 2 है देन इट इज 3। सो n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n। ओके, जो नंबर है उसमें हमने प्लस 1 कर दिया, सो ये ग्रेटर देन होगा। अब जब हम इसका रिवर्स करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन n। अब 1 अपॉन n प्लस 1 क्या था, दिस इज an प्लस 1 एंड इट इज लेस देन an and it is for all n, right। ये हर एक वैल्यू के लिए हो रहा है। so this is proved। this implies an is an decreasing sequence। okay, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने प्रीवियसली अभी देखा जब हम बाउंडेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। an is equal to -1 raised to the power n। क्या हम इस सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस सीक्वेंस में कैसी फॉर्मेशन है, इट इज -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, यही फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज -1, ये टर्म इंक्रीज हुई, 1 इज ग्रेटर देन -1, बट यहाँ पे ये दोबारा डिक्रीज हो गया। अब -1 तो 1 से छोटा होता है, फिर ये इंक्रीज हुआ 1 हो गया, बट ये दोबारा डिक्रीज हो गया -1 हो गया। तो क्या ये एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस का पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं, ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। सो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज an is not a
मोनोटोनिक सीक्वेंस, क्योंकि दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट। सो ये मोनोटोनिक नहीं होगा, नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, ओके। और अगर हम इसे nth टर्म फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हैं, सो an हो गया -1 रेज टू द पावर n, ओके। an प्लस 1 हो गया -1 रेज टू द पावर n प्लस 1। अब क्या हम इसके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? कैन वी से -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 इज ग्रेटर देन -1 रेज टू द पावर n? नो, हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो पावर में जा रहा है ना, और वो भी पावर किसकी है? -1 की। सो ये भी ऑसिलेशन ही फॉलो कर रहा है, n प्लस 1 टर्म n टर्म, बस साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। इसमें अगर n 1 है, सपोज हम फर्स्ट टर्म के लिए देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 एंड इट इज ग्रेटर देन -1 की पावर 1। ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, सो ये जो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन -1, ओके। a1 के लिए सेटिस्फाई हुआ। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अभी ये इंक्रीजिंग वाला पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। n प्लस 1 टर्म nth टर्म से बढ़ी जा रही है, बट ये पहली टर्म के लिए है बस। अब सेकंड के लिए देखना है, सो ये तो हो जाएगा -1 की पावर 3, 2 प्लस 1 3 एंड ग्रेटर देन -1 की पावर 2। अब ये हो गया -1 और ये हो गया 1। क्या ये इनइक्वालिटी करेक्ट है? नहीं, ऐसी तो कोई इनइक्वालिटी हो ही नहीं सकती। -1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, ओके। सो दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो ये वाला पाथ हो गया। अब नेक्स्ट वी हैव, नाउ वी हैव डन बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस में हमारे पास दो टर्म्स और आती हैं, एंड वो दो टर्म्स क्या है? वी हैव बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सो वी ऑलरेडी नो बाउंडेड सीक्वेंस में जो पूरी सीक्वेंस होती है an, ये किसी एक नंबर से छोटी होती है, सपोज कैपिटल M। दैट मीन्स जो सीक्वेंस an है, इसकी सभी टर्म किसी एक नंबर से छोटी होगी और सभी टर्म किसी एक नंबर से बड़ी। सो ये बाउंडेड होता है बाय स्मॉल m एंड कैपिटल M, ओके। अब इसमें ही हमारे पास बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो की फॉर्म है। बाउंडेड अबव का क्या मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है बाय कैपिटल M, दैट इज कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो सीक्वेंस में और सभी टर्म से ज्यादा बड़ा है, ओके। और व्हेन वी टॉक अबाउट बाउंडेड बिलो, दैट मीन्स m इज लेस देन इक्वल टू an। बाउंडेड बिलो मतलब पूरी सीक्वेंस में सभी एलिमेंट्स एक नंबर से बड़े होंगे। सो कोई एक ऐसा छोटा नंबर होगा जिस नंबर से सभी एलिमेंट्स बड़े होंगे। सो हमारे पास क्या एग्जांपल था? और जो सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका क्या मतलब है? दैट सीक्वेंस इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n, जिसमें वी नो दैट an is greater than equal to -1 and less than equal to 1. So it is both bounded above and bounded below. तो from this point हम ऐसे कह सकते हैं कि a sequence is bounded if it is both bounded above and bounded below, okay. So in this example, that is an is equal to -1 raised to the power n, we can say an is bounded above by, किस नंबर से बाउंडेड अबव है? बाय 1। बाउंडेड अबव के लिए एक सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए सीक्वेंस में, सो वो क्या है इसमें? 1। सीक्वेंस की सभी टर्म 1 से छोटी हैं, so it is bounded above by 1 and bounded below by -1, right? कोई एक सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जिसमें सीक्वेंस की सभी टर्म्स उस नंबर से बड़ी हैं, ओके। सो इट इज बाउंडेड बिलो बाय -1। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव an इज इक्वल टू n प्लस 1, ओके।
सो इसकी टर्म्स कैसी होंगी, A1 होगा 2, A2 होगा 3, A3 होगा 4, A4 होगा 5 एंड सो ऑन, राइट। अभी कैसी फॉर्म जा रही है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। सो इसमें सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा आ सकता है, 2, राइट। सबसे लोएस्ट नंबर 2 है। सो ये जो सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं 3, 4, 5 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो वी, अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आ रहा है ये वाला। सो दिस इम्प्लाइज an इज बाउंडेड बिलो बाय 2। अब ये बाउंडेड अबव है किसी नंबर से नहीं, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी तक ऐसे जाएंगे, राइट। अब हम इन्फिनिटी को एज अ नंबर ट्रीट नहीं कर सकते, ओके। सो कोई नंबर हम ऐसा नहीं बता सकते दैट कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, ओके। सो ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है। सो इज दिस सीक्वेंस बाउंडेड, सो क्या हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड बोल सकते हैं, नो। सो इफ वी आस्क क्वेश्चन इज दिस सीक्वेंस बाउंडेड, देन द आंसर इज नो, ओके। ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है, इसमें सिर्फ एक टर्म एग्जिस्ट कर रही है जिससे सीक्वेंस की सभी टर्म्स बड़ी हैं, बट ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिससे सीक्वेंस की सभी टर्म्स छोटी हैं, दैट इज अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। सो इट इज ओनली बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड अबव। सो ये हमारा हो गया बाउंडेड का केस। नाउ इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये हमने पढ़ा है, राइट। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसकी भी एक सीक्वेंस फॉर्मेशन होती है, राइट। एक डेफिनेट ऑर्डर होता है और एक रूल के थ्रू इसे डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इसमें जो टर्म्स होती हैं वो कैसी टर्म्स होती हैं, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे ही जाता है, राइट। ये होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। एंड इसमें जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू 2a प्लस, इट इज an इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब इसमें ये सीक्वेंस फॉर्मेशन, राइट। जो पहली टर्म है a है, a इज द फर्स्ट टर्म, ओके। इसको वी कैन से दैट a1 इज इक्वल टू a, राइट। और इसमें ये d क्या होता है, ये d डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, राइट। जो हर एक नेक्स्ट टर्म है उसका डिफरेंस d आता है। जैसे कि a और a प्लस d का डिफरेंस क्या होगा, d, करके देखते हैं। a प्लस d माइनस a इज इक्वल टू a से a कैंसिल, इट इज d। ऐसे ही a प्लस 2d एंड a प्लस d का डिफरेंस क्या होगा, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। अब इसे ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि बाहर माइनस है। सो a प्लस 2d, अब साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो इट इज माइनस a माइनस d। अब a से a कैंसिल, 2d माइनस d क्या होता है, d। सो जो भी डिफरेंस आएगा हर एक टर्म के बीच में वो d आएगा, ओके। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। सो जो d है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो फर्स्ट टर्म है वो है। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। सो फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू, नॉट 2, यहाँ पे सिर्फ a होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो ये हमारा सीक्वेंस सपोज हमें गिवन है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ओके। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1। सो यहाँ पे a के प्लेस पे a रहेगा प्लस n के प्लेस पे 1, सो 1 माइनस 1d, it is 0, sorry it is a plus 0d, that is a। so a1 is a। ऐसे ही a2 क्या होगा, a as it is plus 2 minus 1d, that is a plus 1 multiply d, that is a plus d। यही टर्म आ रही है, राइट। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या होगी, a plus 3 minus 1d, that is a plus 2d, ओके। सो ऐसे ही हमारे पास ये सीक्वेंस फॉर्मेशन हो रही है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सीक्वेंस, सो अभी तक हमने दो टाइप्स देखे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस और अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर हम जानना चाहें कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या बाउंडेड है, तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं। अब इसमें ये जो a एंड d टर्म है, दिस इज अननोन। सो अगर a और d की वैल्यू डिफरेंट है, सो सीक्वेंस का डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा, राइट।
सो इसमें कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होगा, ये डिपेंड है डी पर। ओके, सो हमारे पास टर्म्स क्या है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d एंड सो ऑन। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म है a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड सो ऑन। सो अगर हम कहें कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, क्योंकि सपोज a कोई पॉजिटिव नंबर है और d भी कोई पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो हमारे पास है a जो कि पॉजिटिव नंबर है और हमारे पास है a प्लस डी, a भी पॉजिटिव d भी पॉजिटिव, दैट मीन्स d कैन बी 0 1 2 3 4, दैट मीन्स वी कैन से दैट a प्लस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, राइट, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज a हमारे पास 1 है और d हमारे पास 0 ही है, सो इस केस में तो ये सेम रहेगा, दैट इज a1 एंड दिस इज 1 प्लस 0। ठीक है, ये तो इक्वल टू का केस आ गया। सपोज d इज ऑल्सो 1, सो हमारे पास क्या केस आएगा, a1 है एंड यहाँ पे क्या आएगा, a के प्लेस पे 1 और d के प्लेस पे 1, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बट केस कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0, और वी कैन राइट इक्वल टू b। नाउ अब ये जो सीक्वेंस है इसमें a से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि a ओके दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और d हमें बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। सो जब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, इसमें हमारे पास तीनों केसेस आ सकते हैं। हो सकता है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो सकता है डिक्रीजिंग हो, या फिर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कब होगी, जब d 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर d 0 हो गया तो हर बार ये क्या बचेगा, दिस इज ए, d 0 है अगेन ए, d 0 है a, that means it is a constant sequence. Okay, so constant sequence we can write here, constant sequence जिसमें हर एक n की वैल्यू के लिए सेम ही टर्म है, that is an is a single number a for all n. Okay, so it is a constant sequence. अब इसमें नेक्स्ट हम केस की बात कर सकते हैं जब d इज लेस देन 0। सो अगर d लेस देन 0 हो जाए, सो अगर लेस देन 0 है d यहाँ पे, देन भी हम इक्वल टू का केस हटा देते हैं। ओके, और a अगर हमारा नेगेटिव है, सपोज a हम ग्रेटर देन ही रखते हैं, ओके, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, सो अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं सो इजीली हो जाएगा। a इज ग्रेटर देन 0, सपोज a को हमने 1 ले लिया और d को हमने -1 ले लिया, सो पहली टर्म हो गई 1। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस d, दैट इज 0। यहाँ पे वी कैन डू दिस रफली, that is a plus d, that is 1 minus 1 0. Now a plus 2d, this is the third term, that is 1 minus 2 as it is, and d के प्लेस पे क्या आएगा, -1, that is 1 minus -2, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, that is 1 minus 3, it is -2, so next term -2। अब a plus 3d अप्लाई करते हैं, a 1 है प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस था, सो प्लस माइनस माइनस, सो -3। अब a प्लस 3d है, सो 1 प्लस 3 एज इट इज, d इज -1, सो दिस इज 1 minus 3, दैट इज -2। सो ये क्या है, ओके यहाँ पे 2 था, सो दिस इज -1 एंड दिस इज -2, सो नेक्स्ट टर्म -1, दिस इज -2, देन ये आएगा -3 -4 एंड सो ऑन। हमारे पास यही फॉर्मेशन आएगी। सो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। दिस इज a1, दिस इज ग्रेटर देन a2, दिस इज ग्रेटर देन a3, -1 इज ग्रेटर देन -2, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, जो पहले वाली टर्म है an इज ग्रेटर देन an प्लस 1, अभी कौन सा केस है, डिक्रीजिंग का, राइट। और ये हर एक वैल्यू के लिए हो रहा है, फॉर ऑल n, हम n की कोई भी वैल्यू लेंगे यही केस आएगा, राइट। So this is decreasing, और डिक्रीजिंग कब होगा, when d is less than 0, और इसमें हमने स्पेसिफिकली लिया a greater than 0। सपोज हम a less than 0 ले लेते हैं, so suppose a is less than 0, okay, so a less than 0 है, a को हम सपोज -1 ले लेते हैं और d is also less than 0, इसको भी -1 कर लेते हैं।
या फिर a को -2 कर लेते हैं। सो पहली टर्म हो गई -2। सेकेंड टर्म होती है a प्लस d, दैट इज -2 प्लस -1, that is -2 minus 1, that is -3. So next term -3. Then we have a plus 2d. a is -2 plus 2 as it is, d is -1. So it is -2 minus 2, that is 0. So 0. Then we have a plus 3d. a is -2 plus 3 as it is, d is -1. Sorry, this is -4. -2 minus 2 is -4. And this is -2. -3 is -5. So this is -4. This is -5. Next -6. -7 and so on. यही फॉर्मेशन हो रही है, राइट? सो अब ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? -2 is greater than -3, राइट? हमें पता है 3 is greater than 2. जब नेगेटिव साइन आएगा -3 is less than -2, right? So -2 is greater than -3. That means first term is greater than second term is greater than third term, and third term is greater than fourth term, and so on. हर एक वैल्यू के लिए होगा. That is for all n. So a की कोई भी वैल्यू होगी, either it is greater than 0 or less than 0. हमारे पास क्या केस आ रहा है? That is the sequence is decreasing. Okay. So we can say when d is less than 0, the sequence, the arithmetic sequence decreases. Okay. ऐसे ही we can do the case when d is greater than 0. And जब greater than 0 होगा, it increases. Okay. And when d is equal to 0, it is a constant sequence. Okay. So this is all about arithmetic sequence. ऐसे ही हमने geometric progression पढ़ा है, राइट? उसको भी हम sequence की फॉर्म में लिख सकते हैं, as in geometric sequence. Then उसमें भी we can find out if it is increasing or decreasing. एंड इन अर्थमेटिक सीक्वेंस ओवरऑल हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो सीक्वेंस है इसका इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड कर रहा है? डी पर. ओके. सो अगर ए नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है एक सर्टेन टर्म के बाद वो एक सीक्वेंस फॉलो करने लगेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एंड ओवरऑल ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डी पर. सो अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए हमें डी नोटिस करना है कि डी की कैसी वैल्यू है, एंड बेस्ड ऑन डी, दैट इज डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. ओके. सो डी इज अ कॉमन डिफरेंस. सो बेस्ड ऑन कॉमन डिफरेंस हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. सो इस सीक्वेंस में कैसी टर्म्स होती हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं, दीज आर लाइक ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब and so on. Okay. And जिसमें a is the first term and जो r होता है, r is the common ratio. Okay. It is the ratio of consecutive terms. So इस sequence में जो terms है a and ar square, जैसा कि हमने कहा r is a common ratio. अगर हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेंगे वो आर ही आएगा. दैट इज अगर हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो लेते हैं देन इट इज आर. एंड अगर हम थर्ड और सेकेंड का रेशियो लेते हैं इट इज ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर. ए से ए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एंड इट इज आर. ओके. सो रेशियो सेम रहता है और ए हमारी हो जाती है फर्स्ट टर्म. अब इस सिक्वेंस में इसकी फॉर्म क्या होती है? दैट इज ए एन. इसे सीक्वेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए एन. सो ए एन इज गिवन बाय ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1. ओके. इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. सो अब इस सीक्वेंस में अगर हमें देखना है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फॉर एन इज इक्वल टू 1, दैट इज ए 1 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज ए आर रेज टू द पावर 0, दैट इज ए मल्टीप्लाई 1 एंड इट इज ए.
अगर n2 है सो हमारे पास सेम टर्म आएगी a2 इज इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज a r. ओके, सो दिस इज द रूल. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास ये सीक्वेंस आई है. सो अब इस सीक्वेंस में अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है तो अगेन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट, जैसे कि हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में देखा, ये a पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन r. ओके, सो इसे एग्जांपल की हेल्प से करते हैं सो दैट क्लियर होता रहे साथ के साथ. सो सपोज अभी हम a ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं और r को ऑल्सो ग्रेटर देन 0. ओके, सो अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज a इज इक्वल टू 1 एंड r इज 2, या फिर r को 1 ले लेते हैं एंड a को 2 ले लेते हैं, क्योंकि लाइक 2 का बार बार पावर लेना होगा. सो ऐसे सही है. सो अगर ये केस है व्हेन r इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, an इज इक्वल टू a2 है. सो फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 2 मल्टीप्लाई 1, थर्ड टर्म इज 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, फोर्थ 2 मल्टीप्लाई 1 क्यूब एंड सो ऑन. ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया राइट, 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन. सो ये हो गई कांस्टेंट सीक्वेंस. सो ऐसे केस में हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस आ सकती है. सो इसको हम कैसा केस बोल सकते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 1 वी गेट अ कांस्टेंट सीक्वेंस. ओके, और अगर a ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर लेस देन 0 है a की ही वैल्यू आएगी बार बार, ये a की ही तो वैल्यू रिपीट हो रही है राइट. सो अगर r की वैल्यू 1 है तो हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस आएगी. अब इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, r की कोई और वैल्यू ले लेते हैं. a 2 है और r को सपोज 3 ले लेते हैं. सो अगर r 3 है देन an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब एंड सो ऑन. अब ये टर्म ऑब्वियसली इंक्रीज कर रही है. फर्स्ट टर्म इज लेस देन सेकेंड टर्म इज लेस देन थर्ड टर्म एंड सो ऑन राइट. So it is an increasing sequence. Increasing sequence when r is greater than 1. हमने greater than 1 क्यों कंसिडर करा, क्योंकि 1 पर तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है. ओके, सो अगर हम 1 से कोई बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी. ओके, सो हमारे पास दो केसेस आए अभी तक. फर्स्ट वन, r इज इक्वल टू 1, geometric sequence is a constant sequence. Second, when r is greater than 1, geometric sequence is an increasing sequence. Okay, so हमने 1 देख लिया और 1 से सभी बड़ी वैल्यू के लिए देख लिया. सो इन नंबर लाइन ये हमारा पॉइंट 1 है. सो इसके बाद वाली और इस पॉइंट पर हमने चेक कर लिया कि सीक्वेंस का कैसा बिहेवियर है. अब हमें 1 से लेस देन टर्म्स के लिए चेक करना है. सो if r is, third case we can talk about when r is less than 0. अभी हम सिर्फ नेगेटिव की बात करते हैं. ओके, दैट इज r की कोई वैल्यू है -k, जिसमें k इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसे एग्जांपल से कर लेते हैं अगर इन जनरल नहीं करना है. सो r इज -1 या फिर -2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, या फिर इसे -k ही लिख लेते हैं. और k ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर k भी नेगेटिव हो जाएगा देन नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव. ओके, सो k का पॉजिटिव होना इज इम्पॉर्टेंट. और ये वाला पार्ट यहाँ तक होगा. अब r इज -k, हमारे पास an होता है a r रेज़ टू द पावर n -1. ओके, सो ये हो जाएगा a r रेज़ टू द पावर n -1. r के प्लेस पे वी कैन राइट -k n -1, that is a -k raised to the power n multiply -k raised to the power -1. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a -1 raised to the power n -1 एंड प्रोडक्ट में k raised to the power n -1. अब हमारे पास एक और टर्म होती है that is an alternating sequence.
सो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस इज एन अनदर टाइप ऑफ अ सीक्वेंस जो हमने अभी डिस्कस नहीं करा है. सो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस इज इजी, जिसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होती है उसमें टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होती रहती हैं, राइट. जैसे कि -1⁻n है, ये हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टू डिस्क्राइब ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कभी टर्म नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, राइट. सो ये चेंज होता जा रहा है. सो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रही है, देन दैट सीक्वेंस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस. और अगर -1 की पावर कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, तो वो चेंज होगा बेस्ड ऑन दिस नंबर. सो जो पावर है, अगर जो -1 की पावर है, सपोज हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, सपोज के ले लेते हैं, या फिर के हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, वी कैन टेक इट टू बी m. सो ये पॉजिटिव कब होगा? जब m इवन होगा, और नेगेटिव होगा जब m ऑड होगा. सो ऐसा केस हमारा ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का केस होता है. ओके, सो इन थर्ड रिजल्ट वी गेट टू नो कि जब r लेस देन 0 होता है तो जो सीक्वेंस होती है वो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है. दैट इज ऐसी सीक्वेंस जो ना ही इंक्रीज कर रही है और ना ही डिक्रीज कर रही है. ओके, सो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होना. इसमें जो ऑल्टरनेशन आ रहा है वो साइंस के बीच में आ रहा है. ओके, दैट इज कभी साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव देन नेगेटिव, ऐसे ही साइन चेंज हो रहे हैं बार बार. ओके, सो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में ये फॉर्म होती है, और इसकी जनरल फॉर्म होती है an इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर है bn, और इसका प्रोडक्ट है -1⁻n. अभी जो पावर n है इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है. इट कुड बी ओनली n, इट कुड बी n+1, इट कुड बी n-1. सो ओवरऑल जो भी नंबर है, ये जो m है, ये सभी टर्म के लिए पावर कुछ भी है. ओके, सो वो ओवरऑल पावर क्या नंबर देती है. अगर वो नंबर इवन आता है तो पॉजिटिव है, ऑड आता है तो नेगेटिव है. ओके, सो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस वाला यहाँ पे डिस्कस. अब हमने कौन कौन सा पार्ट देख लिया. हमने ग्रेटर देन 1 देख लिया, यहाँ पे 0 है, लेस देन 0 देख लिया. अब हमें ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में कैसा फॉर्मेशन है और पॉइंट 0 पर कैसी सीक्वेंस है. ओके, नाउ अगर हम r इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं तो an क्या हो जाएगा. an इज इक्वल टू n r रेज टू द पावर, नॉट n सॉरी, a r रेज टू द पावर n-1, और r 0 हो गया. सो अब इसमें हमें ध्यान रखना है जो सीक्वेंस की फॉर्मेशन थी वो कैसी थी, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा. इसमें सीक्वेंस है a कॉमा a r कॉमा दिस इज इक्वल टू a कॉमा a r कॉमा a r स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, सो इफ r इज इक्वल टू 0 तो an में सिर्फ क्या बचेगा, a. ओके, और उसके बाद सभी वैल्यूज क्या हो रही हैं, 0, राइट, कांस्टेंट है. सो इट डिपेंड्स ऑन कि a का क्या बिहेवियर है. सो इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a भी 0 आ जाए देन कांस्टेंट सीक्वेंस, सब 0 0 आ जाएगा. एंड अगर a ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि 0 तो छोटे रहेंगे सारे. एंड इफ a इज लेस देन 0 तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ओके, अब हमारे पास रिजल्ट बचा when 0 is less than r is less than 1. Okay, so इस पॉइंट के बीच में सीक्वेंस का क्या बिहेवियर है. ओके, सो नाउ व्हेन r is between 0 and 1, सपोज हम इस एग्जांपल से करते हैं, r की वैल्यू हो सकती है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही 1/nth फॉर्म की फॉर्म में होगा, राइट. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 0.25, not 25, 0.5, 0.9 एंड सो ऑन. ओके, सो इसको अब करके देखते हैं. हमारे पास है an इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n-1. ओके, ये फॉर्म है. सो r को सपोज हम 1/2 ले लेते हैं, सो इट इज a एज इट इज, एंड r की पावर है, आई मीन r इज 1/2 एंड इसकी पावर n-1. सो an को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा वो 1 ही रहेगा, a एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n-1. सो सपोज a पॉजिटिव है, सो a पॉजिटिव हो गया,
एन टर्म कैसी आएंगी, a डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि n 1 हो गया, हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। सेकेंड टर्म क्या आएगी, a डिवाइडेड बाय 2, थर्ड टर्म a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, फोर्थ a डिवाइडेड बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन। अभी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, a पॉजिटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब पर ध्यान देना है। अब हमें पता है दैट 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, राइट, then 1 by 2 is greater than 1 by 2 square. So this one, that is, this is the second term, is greater than third term, and this third term is greater than fourth term, and this first term is greater than second term. Okay, so हमारे पास ये फॉर्मेशन हो रही है। अभी कैसी फॉर्मेशन है, डिक्रीजिंग, that is an is greater than an plus 1. So we get to know when r is between 0 and 1, the sequence, that is geometric sequence, is decreasing. अब इसमें ही a हमने नेगेटिव कर दिया, then क्या चेंजेस आएंगे, a हो गया नेगेटिव। So suppose a is equal to minus k, again k is positive, okay. So अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस के कॉमा माइनस के बाय 2 कॉमा माइनस के बाय 2 स्क्वायर कॉमा एंड सो ऑन, राइट। अब इसी में अप्लाई करके देख लेते हैं। यहीं पर हमारे पास था 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, देन 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, नॉट 2 स्क्वायर, 2 इज लेस देन 2 की पावर 2, राइट। सो 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 2 स्क्वायर। जब रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट। अब इसमें नेगेटिव अप्लाई कर दे तब भी चेंज होती है, नेगेटिव अप्लाई कर देंगे, माइनस के की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, माइनस के बाय 2 लेस देन हो जाएगा माइनस के बाय 2 स्क्वायर, राइट। सो ऐसे में हमारे पास क्या फॉर्मेशन आ रही है, दैट दिस सेकेंड टर्म a2 is less than a3 and it is further less than a4 and so on. It is greater than a1. So ये कौन सी सीक्वेंस हो गई, इंक्रीजिंग। सो ऐसे हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पर कैसा बिहेवियर कर रही है। ओके, हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था, बट वी गेट टू नो कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, एंड उसमें हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन। ओके, सो अब हम ये तीनों डिस्कस करेंगे। हेयर जो रिजल्ट आया था उसे एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया था। सो हमारे पास था कि जब r 0 है, not 0, when r is 1, geometric series, I mean geometric sequence is a constant sequence. Okay, जब greater than 1 है, it is an increasing sequence, and when less than 0 है तो हमारे पास alternating sequence आ रही है। यहाँ पे हमने एक और sequence के बारे में पढ़ा, that is alternating sequence. Okay, and then we get to know कि अगर r is between 0 and 1 तो ये a पे भी डिपेंड कर रहा है। सो अगर a पॉजिटिव है तो ये डिक्रीजिंग है, और a नेगेटिव है तो ये इंक्रीजिंग है। ओके, सो अगर a नेगेटिव है इट इज इंक्रीजिंग, और अगर a की वैल्यू आई मीन r की वैल्यू 0 है तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ रही है। ओके, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म होगी और बाकी की सभी टर्म 0 हो जाएंगी। तो अगर a भी 0 होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस, a ग्रेटर देन 0 डिक्रीजिंग, a लेस देन 0 इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो इन दिस वीडियो हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, देन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, राइट। अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हमने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, विच इज बाउंडेड बाय 2 नंबर, जो सीक्वेंस में ही आने चाहिए या फिर वो सीक्वेंस से बाहर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में वो नंबर कंटेन्ड हो, जैसे कि 0 सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, बट दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो इट इज बाउंडेड बिलो बाय 0। बाउंडेड सीक्वेंस में 2 और पार्ट हमने पढ़ा, bounded below sequence and bounded above sequence. So we can say this an is bounded above by capital M and bounded below by small m. Okay, then हमने पढ़ा monotonic sequence,
एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब है कि या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम डायरेक्टली ये वाला केस अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज फॉर ऑल एन। अगर ये दोनों इक्वालिटी में से कोई भी इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, आई मीन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, सो बेस्ड ऑन दैट हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे है ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन, मतलब आगे आने वाले नंबर जो ए एन है, मतलब जो पहले वाले नंबर है उससे बड़े हैं। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये इंक्रीजिंग का केस हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो आगे आने वाले नंबर है वो जो प्रीवियस नंबर है उससे छोटा होता जा रहा है। दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग का केस हो गया, राइट। देन हमने बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो के बारे में डिस्कस करा, राइट। जैसा कि कहा था, ये -1 रेज़ टू द पावर n एग्जाम्पल हम कई बार देख चुके हैं। सो ए एन इज बाउंडेड अबव बाय 1 एंड बाउंडेड बिलो बाय -1। ओके, सो अगर हम एक बार बाउंडेड समझ में आ गया तो हम बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और क्या अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो क्या वो बाउंडेड हो सकती है? नो, बाउंडेड होने के लिए इट हैज टू बी बाउंडेड बाय बोथ साइड्स, मतलब अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ओके, देन हमने किया अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, एंड इसमें हमने पता करा कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो उसके लिए हमने सॉल्यूशन किया, राइट। सो हमारे पास क्या आया था, जो इसका इंक्रीज और डिक्रीज होना है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है उनके बीच का डिफरेंस, राइट। सो अगर डी लेस देन 0 है तो सीक्वेंस डिक्रीज करती है, अगर ग्रेटर देन 0 है देन इंक्रीज, और इक्वल टू 0 देन कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये भी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का पार्ट हो सकता है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस। दैट मीन्स पूरे सीक्वेंस में सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि आई कैन राइट ए एन इज इक्वल टू ए, बार बार ए ही रिपीट हो रहा है। या फिर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, इट कुड बी 1 2 लाइक 2। सो पूरी सीक्वेंस में 2 ही रिपीट होगा हर एक n की वैल्यू के लिए, राइट। पहली टर्म भी 2, सेकंड टर्म भी 2, nth टर्म 2, राइट। सो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। देन लास्ट हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। इसमें भी हमने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्या केस है, एंड हमने ये देखा जब r1 होगा तब हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस आएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा r इज इक्वल टू 1 के लिए, दैट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, r ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। व्हेन r लेस देन 0 हमने उसके लिए ट्राई किया। सो उसमें हमारे पास एक टर्म आती है, क्योंकि जब हम r लेस देन 0 लेते हैं तो हम r के प्लेस पे -k ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आती है। सो इसमें एक और टाइप ऑफ सीक्वेंस हमने डिस्कस करा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का मतलब है कि जो टर्म्स हैं उसमें जो नेगेटिव साइन है वो ऑल्टरनेटिवली आ रहा है। दैट मीन्स नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। सो साइन ऐसे हो रहा है, या तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। सो मतलब ये जो साइन है ये ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। सो दैट सीक्वेंस इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। तो हमारे पास जब r लेस देन 0 है तो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का केस आ रहा है, राइट। सो r इज इक्वल टू 0 पे कैसा केस आएगा, r इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास पहली टर्म a आएगी, बाकी की टर्म्स 0 हो जाएंगी। ओके, सो इसमें हमारे पास केस आया, अगर a भी 0 हो जाए तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब जब सारी ही टर्म्स 0 हैं तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब a ग्रेटर देन 0 डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और इफ a इज लेस देन 0 इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, देन हमने केस डिस्कस करा व्हेन 0 r इज बिटवीन 0 एंड 1। सो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आया कि द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। अब इसमें हमारे पास और केस बनता है डिपेंड ऑन a। सो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो डिक्रीजिंग, a लेस देन 0 है तो इंक्रीजिंग। सो जब हमारे पास केस होता है r इज बिटवीन 0 एंड 1, सो इसमें दो चीज हो गई। पहला हमें r देखना है कि वो कौन से बाउंड्स में है, दैट इज 0 एंड 1, एंड देन हमें ये देखना है कि a कैसा है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इफ a इज लेस देन 0 देन इंक्रीजिंग। ओके, सो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इजीली पता चल जाएगा कि जो भी हमने रिजल्ट निकाला है वो अप्लाई कैसे होगा। सो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक टर्म का जो रेशो आएगा वो सेम आएगा, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशो होगा वो सेम होगा। जैसे कि इफ वी टेक 8 डिवाइडेड बाय 16 इट इज 1/2। सिमिलरली 4 डिवाइडेड बाय 8 is 1/2.
सो यहाँ पे ये क्या होता है, r होता है, दैट इज द कॉमन रेशियो, एंड 1/2 इज ऑब्वियसली लेस देन 1। सो जब r लेस देन 1 है तो हमारे पास कौन सा केस है, दैट इज r इज बिटवीन 0 एंड 1, ये वाला केस है। अब इसमें हमें ये देखना है कि a कैसा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो डिक्रीजिंग है, और a लेस देन 0 तो इंक्रीजिंग है। अब इसमें a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 16। सो दिस सीक्वेंस इज decreasing, okay। सो ऐसे हम पता लगा सकते हैं डायरेक्टली कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं, ये पहली टर्म है a1, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन a2, 16 इज ग्रेटर देन 8, ऐसे ही 8 is greater than 4, 4 is greater than 2, and so on। So ये कौन सा केस आ रहा है, that is an is greater than an plus 1 for all n, और ये कौन सा केस होता है, डिक्रीजिंग का, राइट। ऐसे वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है तो वो कैसा बिहेवियर दे रही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ओके। So in next video we will discuss about the convergence of these sequence। और अभी इस वीडियो में हमने कौन कौन से टाइप पढ़े, फर्स्ट we did bounded sequence, then bounded में bounded above and bounded below, and then हमने करा monotonic sequence, उसके बाद constant sequence का भी टॉपिक आया, and then constant sequence के बाद arithmetic sequence, and arithmetic sequence के बाद geometric sequence, and geometric sequence में हमने alternating sequence का भी complete करा पोर्शन, ओके। सो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस भी हो गया, एंड देन उसके बाद हमने रिजल्ट देखा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ओके, और उसके लिए कुछ केसेस फॉर्म हुए, सो वो केसेस भी किए। सो इन दिस वीडियो हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।